बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पेंशन रूल्स पढ़ रहे हैं और इस कंप्लीट कोर्स को आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेंशन रूल्स का आज हम सेक्शन 4 अलाउंसेस रेकन्ड फॉर पेंशन, यानी कि अलाउंस का क्या मतलब होता है, जो नॉर्मली सैलरी के साथ आपको मिल रहे होते हैं। रेकन्ड का मतलब होता है रोक देना या वो शामिल ना करना। किसके लिए? जब हम पेंशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो सेशन में जाने से पहले जो पहला हमारा एरिया है एमोल्यूमेंट्स एंड एवरेज एमोल्यूमेंट्स, इनको समझना ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आगे चल के आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो लिहाजा ये जो पहला एरिया है इसको आपने अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, और जो जो इसमें चीज़ें शामिल हैं एमोल्यूमेंट्स में वो आपने माइंड में बिठा लेनी है। रूल 486 हमें बताता है द टर्म एमोल्यूमेंट्स मीन्स द एमोल्यूमेंट्स which the officer was receiving immediately before his retirement and shall include, कि जो रिटायरमेंट से फ़ौरन पहले वो ले रहा था। एमोल्यूमेंट से मुराद हम क्या क्या लेंगे? सबसे पहले ए नंबर पे है पेज एज डिफाइंड अंडर फाइनेंशियल रेगुलेशन 921A1, तो यहाँ पे पे शामिल हो गई। दूसरे नंबर पे इसमें शामिल है बी पार्ट पे सीनियर पोस्ट अलाउंस, जो कि 1920 और 20 ग्रेड से ऊपर के मिलते हैं। सी पे है स्पेशल पे ऑफ ऑल टाइप्स एंड नेचर, जिसके साथ भी स्पेशल पे लगा होगा वो भी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा पर्सनल पे किसी पर्सनल कैपेबिलिटी की वजह से उसको मिलती है, तो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की वजह से लोगों को वो सैलरी में कुछ अलाउंसेस मिल रहे होते हैं। इसके अलावा इंडेक्स्ड पे, वो भी। जी नंबर पे इंक्रीमेंट्स एक्रूड ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, LPR के दौरान में सैलरी में जितनी इंक्रीज़ होगी, यानी कि जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है वो भी इसमें शामिल होगा। एच नंबर पे एनी अदर एमोल्यूमेंट्स विच मे बी स्पेशली क्लास्ड एज पे, कोई और भी एमोल्यूमेंट्स जो एज अ पे की कैटेगरी में आता हो वो भी इसमें शामिल होगा। नोट 1, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सैंक्शन दी हुई है, तो इसको भी समझना ज़रूरी है जब पेंशन की कैलकुलेशन हम करते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ बिन प्लेस्ड टू डिक्लेयर विद रेफरेंस टू क्लास H ऑफ दिस आर्टिकल, क्लास H यहाँ पे, दैट द एमोल्यूमेंट्स और पे ड्रॉन बाई एन ऑफिसर हु इज़ ट्रांसफर्ड ऑन फॉरेन सर्विस, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसको फॉरेन सर्विस में भेज दिया गया, किसके लिए? इन एन ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस बॉडी in the post appointment to which is by law required to be made and the salary of which is required to be fixed by the federal government or provincial government shall be treated as emolument or pay drawn in the post of government service, कि ऐसे इंडिविजुअल को हमने वो ऑटोनमस का था या सेमी ऑटोनमस का था, उसकी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि फ़ौरन उसको डिप्यूट करना है, भेजना है। तो इस तरह के इंडिविजुअल की जो सैलरी फिक्स होगी और जो पे उसको मिलेगी उसको भी पे के ज़मरे में काउंट किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है रूल नंबर 487, द टर्म एवरेज एमोल्यूमेंट्स मीन्स द एवरेज कैलकुलेटेड अपॉन द लास्ट 3 years ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे एवरेज एमोल्यूमेंट्स का आपने मतलब ले लेना है लास्ट 3 years में जो उसने जो भी हमने ऊपर उसके एरियाज एलिमेंट्स पढ़े एमोल्यूमेंट्स के, वो जो 3 साल लास्ट में हर मंथ ले रहा था, तो उनकी एवरेज कैलकुलेट कर लें तो वो एवरेज एमोल्यूमेंट्स हो जाएगा। लेकिन फर्दर इसकी 1 by 1 आपने एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। हम आहिस्ता आहिस्ता 1 by 1 इनको भी ऐड करते जाते हैं। एवरेज एमोल्यूमेंट तो बात कर दी, इसमें फर्दर क्या क्या कैटेगराइजेशन है या टेक्निकलिटीज़ क्या हैं उनको हमने समझने की कोशिश करनी है। इफ़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ हिज सर्विस एन ऑफिसर हैज़ बिन एबसेंट फ्राम ड्यूटी ऑन लीव विद अलाउंसेस, कि एक वो छुट्टी पे था लेकिन उसके अलाउंसेस उसको मिल रहे थे, और हैविंग बिन सस्पेंडेड हैज़ बिन री इंस्टेटेड विदाउट फीचर ऑफ सर्विस, कि जो सस्पेंड था लेकिन दोबारा उसको सर्विस में बहाल किया गया, हिज एमोल्यूमेंट्स उसको मिलते रहे। फॉर द पर्पज़ ऑफ असर्टनिंग द एवरेज शुड बी टेकन एट व्हाट दे वुड हैव बिन हैड ही नॉट बिन एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी और सस्पेंडेड। तो ये ऐसे ही समझा जाएगा जैसे वो सस्पेंड था ही नहीं और एबसेंट था ही नहीं, तो जो उसको अलाउंसेस वगैरह री इंस्टेट किए गए वो उसकी एवरेज कैलकुलेट कर दी जाएगी। ये तो वो तब है जब उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं छुट्टी के दौरान, सस्पेंशन के दौरान भी बहाल हो जाते हैं, तो यही समझा जाए जैसे वो सस्पेंड या एबसेंट हुआ ही नहीं था। फर्दर अगला पार्ट क्या कहता है, प्रोवाइडेड ऑलवेज ए
दैट हिज पेंशन मस्ट बी इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन पे, कि उसकी पेंशन भी बढ़नी चाहिए जैसे कि इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन पे, जैसे जैसे पे बढ़ती है, नॉट एक्चुअली ड्रॉन। एंड बी क्या कहता है, दैट एन ऑफिसर विल नॉट ड्यूरिंग लीव बी अलाउड टू काउंट एज एम्लूमेट्स द सब pro term allowances which the which he would have been entitled to so count अंडर आर्टिकल 486। यानी उसने वो जो उसको मिलना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है जो छुट्टी के दौरान होना चाहिए था। हैड ही रिमेन्ड ऑन ड्यूटी, जैसा वो ड्यूटी पे रहता तो उसको मिलना था। इफ़ अनदर ऑफिसर हैज़ बिन अपॉइंटेड सब प्रो टर्म, यानी कि वो छुट्टी पे था, सस्पेंड था, तो उसकी जगह कोई और हायर कर लिया गया है, टू द सेम अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच ही वाज ऑन लीव, जब वो छुट्टी पे था। बट इफ़ हिज अब्सेंस ऑन डिपार्टमेंटल और रिसेस लीव इज़ रेकन एज सर्विस अंडर आर्टिकल 409, यानी कि जो उसका ये पीरियड था जो दरमियान में वो गायब रहा, वो रेकन कर दिया जाता है, वो माइनस कर दिया जाता है। ओनली द अलाउंसेज इफ़ एनी एक्चुअली रिसीव ड्यूरिंग सच लीव शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, तो इस पीरियड में जो उसको अलाउंसेज मिले हैं वही कंसिडर किए जाएंगे। 1A है, इसमें एडिड है, इफ़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ हिज सर्विस एन ऑफिसर्स पे हैज़ बिन रीफिक्स्ड, कि वो जब 3 लास्ट ईयर उसके थे उसमें पे उसकी रीफिक्स की गई एज अ रिजल्ट ऑफ रिवीजन और अपग्रेडेशन ऑफ द स्केल ऑफ पे ऑफ द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, जो उसने पोस्ट रखी थी उसकी अपग्रेडेशन होगी, यानी वो पहले 11वें स्केल में था तो अब 14वें में चला गया, अपग्रेडेशन होगी यार, स्केल रिवाइज हुए। तो फिर क्या है, पोस्ट हेल्ड बाय हिम विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बट एरियर हैव नॉट बिन अलाउड फॉर रिकवरीज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पास सर्विस, उसको ना एरियर मिले ना रिकवरीज मिली हुई उसकी हिज एम्लूमेट से। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज शैल बी टेकन एट वट दे वुड हैव बिन इफ द एरियर्स हैव हैड नॉट बिन डिसअलाउड, यही समझा जाएगा कि उसको एरियर्स मिल रहे थे और द रिकवरीज हैड बिन मेड, और रिकवरीज भी की गई थी, यानी कि उसको एरियर्स भी मिले हैं और रिकवरीज भी बनाई गई हैं, यानी कि उसको रिकवर भी किया गया है जो उसके सैलरी से माइनस होनी थी, रिडक्शन होनी थी, तो यही तसव्वुर किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद सब रूल 2, इफ़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ हिज सर्विस, पिछले 3 साल की सर्विस में चले जाएं, एन ऑफिसर हैज़ बिन एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, वो ड्यूटी से एब्सेंट था, गैर हाजिर था, ऑन लीव विदाउट अलाउंसेज, अब छुट्टी पे था लेकिन अलाउंसेज नहीं मिल रहे थे, पहले था छुट्टी पे था तो अलाउंसेज मिल रहे थे, अब नहीं मिल रहे, नॉट काउंटिंग फॉर पेंशन, तो पेंशन की काउंटिंग के लिए नहीं होंगे, और इन क्लास 4 सर्विस, या वो क्लास 4 का सर्विस था और सस्पेंडेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, या इन हालात में वो सस्पेंड था, दैट द पीरियड ऑफ सस्पेंशन डज नॉट काउंट एज सर्विस, तो उसकी सस्पेंशन का पीरियड सर्विस में काउंट नहीं हुआ। द पीरियड सो पास शुड बी डिसरिगार्डेड, तो ऐसा पीरियड जो उसकी सर्विस में काउंट नहीं हुआ या अलाउंसेस उसको नहीं मिले तो उसको सर्विस के पीरियड को डिसरिगार्ड कर दें, समझिए कि वो उसकी सर्विस नहीं थी। इन द कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज एन इक्वल पीरियड बिफोर द 3 years बीइंग इंक्लूडेड, तो फिर उसके पीछे चले जाएं 3 साल, वो उसके काउंट कर लें, ये पीरियड उसका स्किप कर दें। 2 है, इसमें एडिशन हुई है, इन द केस ऑफ मिलिट्री ऑफिसर, अगर कोई मिलिट्री का ऑफिसर है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर या फिर डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, वारंट और नॉन कमीशन ऑफिसर और सोल्जर हु वाज इन सिविल एम्प्लॉय ऑन 7 June 1937, यानी कि जो कमीशन ऑफिसर नहीं बल्कि जूनियर कमीशन हो या फिर वारंट कमीशन हो, तो ऐसा पर्सन या फिर सोल्जर हो तो 7 जून 1937 से पहले का अगर एम्प्लॉयड है तो फिर क्या है, एंड वाज और मे बी ग्रांटेड अ पेंशन अंडर मिलिट्री रूल्स, तो उसको पेंशन मिलिट्री रूल्स के मुताबिक मिलेगी ऑन और आफ्टर द 30th May 1933, और उसकी जो पेंशन है वो उसके मुताबिक मिल रही है, यानी कि 1933 के मुताबिक, एंड हुज पे हैज़ बिन रिड्यूस्ड अंडर क्लास बी ऑफ द आर्टिकल 526, जिसकी पे को रिड्यूस भी किया गया है, एम्लूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ असर्टनिंग द एवरेज, फिर एम्लूमेंट क्या मुराद लेंगे जब हमने एवरेज असर्टन करना है, शैल बी टेकन एट what they would have been had the pay not been reduced, तो यही समझा जाएगा कि उसकी पे रिड्यूस नहीं हुई और उसकी बेसिस पे एवरेज कैलकुलेशन की जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद है सब रूल 3 है, एक्सेप्टिंग एज प्रोवाइडेड इन रूल 1, 1A, 2 and 2A, ओनली एम्लूमेंट्स एक्चुअली रिसीव्ड है कैन बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, तो जो एक्चुअल उसके एम्लूमेंट्स मिले हैं वो कैलकुलेट किए जाएँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑफिसर इज अलाउड, जब एक अफसर को अलाउड है टू काउंट
टाइम रेट्रोस्पेक्टिव टूवर्ड्स इंक्रीज ऑफ पे, कि वो पे की इंक्रीज को शामिल कर सकता है, बट डज नॉट रिसीव रेट्रोस्पेक्टिव द इंटरमीडिएट पीरियडिकल इंक्रीमेंट्स, लेकिन इस पीरियडिकल इंक्रीमेंट्स उसको नहीं मिलते। दीज इंटरमीडिएट इंक्रीमेंट्स आर नॉट रेकॉर्ड इन दी कैलकुलेशन, तो फिर ऐसी जो इंक्रीमेंट उसको नहीं मिले उसको माइनस नहीं किया जाएगा बल्कि शामिल किया जाएगा। सब रूल 4 है, इन द केस ऑफ सेक्शन राइटर्स जो होते हैं whose service has been allowed to count for the pension under स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, जिनकी सर्विस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सर्विस ऑर्डर से उनकी सर्विस को काउंट किया गया, एंड द प्रेस सर्वेंट्स जो प्रेस में काम करते हैं वो भी, हु सर्विस क्वालिफाइज अंडर आर्टिकल 380, जिनकी सर्विस को मान लिया गया कि वो गवर्नमेंट की सर्विस है। तो फिर एवरेज एमलूमेंट्स मीन्स द एवरेज अर्निंग्स ऑफ द लास्ट 72 मंथ्स इन सुपीरियर सर्विस, तो उनकी सर्विसेज जो हैं पिछले 72 मंथ यानी कि तकरीबन 6 साल, पिछले 6 साल की एवरेज पे कैलकुलेशन उनकी पेंशन के हिसाब से होगा। नोट 1 है, दिस रूल अप्लाइज, कहाँ पे अप्लाई होता है, इन द केस ऑफ प्रेस सर्वेंट रिमनरेटेड, उनको रिमनरेट किया गया प्रेस के लोगों को, कहाँ से, बाई अ फिक्स्ड रेट ऑफ पे इफ़ हिज पे इज़ मेट फ्रॉम द ग्रांट फॉर पीस वर्क, यानी कि उनकी जो ग्रांट थी पीस वर्क की बेसिस पे फिक्स्ड पे की तौर पे किया गया। नोट 2 क्या, ओवर टाइम अर्निंग्स ऑफ प्रेस सर्वेंट्स पेड एट पीस वर्क, जो ओवर टाइम है वो पीस वर्क की बेसिस पे किया गया, मे बी टेकन इनटू अकाउंट इन कैलकुलेटिंग एवरेज एम्प्लॉयमेंट्स, तो ऐसा जो उनके ओवर टाइम होगा उसको एम्प्लॉयमेंट्स में शामिल किया जाएगा अंडर दिस रूल। लेकिन बट सच अर्निंग्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड इन रेकनिंग द एवरेज एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ द प्रेस एम्प्लॉयज हु ड्रा एट फिक्स्ड रेट, लेकिन जिन्होंने फिक्स्ड रेट पे एम्प्लॉयमेंट्स लिए उनको एवरेज एम्प्लॉयमेंट से निकाला जाएगा, जो पीस वर्क की बेसिस पे उसको शामिल किया जाएगा। नोट 3 क्या है, इफ़ ड्यूरिंग द लास्ट 72 मंथ, पिछले 72 महीनों में ऑफ सर्विस ऑफ द प्रेस सर्वेंट हैज़ बिन फॉर सम पीरियड ऑन फिक्स्ड पे एंड फॉर अदर पीरियड अ पीस वर्क एम्प्लॉयज़, यानी कि कुछ उनका पीरियड फिक्स पे की बेसिस पे था, कुछ उनका जितना काम करेंगे उसकी बेसिस पे था। ओवर टाइम अर्निंग्स मे बी टेकन इनटू अकाउंट इन कैलकुलेटिंग पेंशन ओनली, तो जब पेंशन कैलकुलेट करेंगे तो ओवर टाइम का जो कैलकुलेशन होगी वो कौन सी होगी, फॉर द पीरियड्स ड्यूरिंग विच ही वाज रिम्यूनरेटेड पीस वर्क रेट, तो जिस पीरियड में उन्होंने पीस वर्क की बेसिस पे काम किया था वो उनके एम्प्लॉयमेंट्स पेंशन कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। और इसके बाद 487A है, ये प्रिंटेड नहीं है, इसके रेलेवेंट नहीं है, इसको एड अप से खारिज कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।